Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. तो इस सीरीज को आप लोग अच्छे से समझ चुके हो कि हम लोग सिलेबस के एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल यूनिट्स को हम कवर करा सकें. नाउ अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूं तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली है, बहुत सारे सिलेबस के पॉइंट की बात कर ली है और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मर्जर एक्विजिशन ये वाले पार्ट को डिस्कस किया था. मर्जर को डिस्कस किया था ना कि मर्जर क्या होता है, मर्जर के अंदर कितने टाइप्स के मर्जर्स होते हैं ना. कभी कभी क्या होता है कि ये जो मर्जर वाला टॉपिक है ना, ये जो मर्जर वाला टॉपिक है ये एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लिया जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइप का आपको क्वेश्चन मान लो फॉर एग्जांपल पूछ लिया एग्जामिनर ने कि विच टाइप ऑफ मर्जर had two टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं. वो कौन सा होता है, जैसे कि मान लो एक टायर है और एक सॉल्ट की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों को समझ चुके होंगे कि वो कौन से टाइप की मर्जर की बात कर रही हूँ. दैट विल बी कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, जिसमें हम लोगों ने दो डिफरेंट आइडेंटिटीज, दो डिफरेंट मर्जर्स की बात करी थी. नाउ आज स्टार्ट करते हैं एमलगमेशन. एमलगमेशन का मतलब क्या होता है इन बिजनेस? Amalgamation is often used to describe the process of two or more companies merging to form a सिंगल एंटिटी. वहां पे दो कंपनीज को मिलाकर के थर्ड कंपनी बन रही थी. यहाँ दो या दो से ज्यादा कंपनीज को मिला करके टू और मोर कंपनीज मर्जिंग टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एंटिटी को बनाएंगे. एमलगमेशन इज यूजुअली डन टू गेन, ये क्यों किया जाता है? ताकि मार्केट शेयर बढ़े और रिड्यूस हो, कॉस्ट वगैरह कम हो और हम लोग कॉम्पिटिटिव एज से एक प्रॉफिट कमा सकें, एक गेन कमा सके, कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सके इन द इंडस्ट्री. इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर लेट्स डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ अमलगमेशन. अमलगमेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टडी करते हैं इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए. नाउ टाइप्स ऑफ अमलगमेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पार्ट आता है उसकी बात करते हैं. एमलगमेशन थ्रू एब्जॉर्प्शन, सबसे पहला एमलगमेशन. एब्जॉर्प्शन का मतलब है कंपनी पूरी तरीके से दूसरी कंपनी में शामिल हो जाए. happens when one company takes over another company. एक्वायर वाला वर्ड सुना है ना आपने? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है. एंड द लेटर सीजेस टू एग्जिस्ट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो बिल्कुल ए प्लस बी मिलकर के, नहीं ए प्लस बी नहीं, इसमें बोल रखा है कि ए ने पूरी तरीके से बी को एक्वायर कर लिया, ए ने बी को एक्वायर कर लिया पूरी तरीके से और बाद में लेटर सीजेस टू एग्जिस्ट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो बिल्कुल अलग सेपरेट लीगल एंटिटी बन गए. इन दिस टाइप ऑफ एमलगमेशन द एक्वायरिंग कंपनी, जो कंपनी एक्वायर कर रही है, assumes all the assets and liabilities of the company being acquired. इस ए ने बी के चाहे वो assets हो, liabilities हो, कोई भी खर्चे हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, सब कुछ क्या कर लिया है? एक्वायर कर लिया है. नाउ अमलगमेशन थ्रू कंसोलिडेशन, तो ये वाला पॉइंट तो समझ गए. अमलगमेशन थ्रू एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरीके से कब्जा कर रही है और कब्जा करने के बाद सारे असेट्स, लायबिलिटी, उसके इनकम, उसके एक्सपेंसेस सब कुछ टेक ओवर कर ले रही है जो एक्वायर कंपनी है.
कंसोलिडेशन के थ्रू कैसे अमलगमेशन होता है? ऑन द अदर हैंड, conditions for amalgamation in the nature of merger are when two or more companies combine to form a new company. जब दो या दो से ज्यादा कंपनी थर्ड कंपनी बन जाती है. दिस टाइप ऑफ अमलगमेशन, ये एक अमलगमेशन है और ये न्यू लीगल एंटिटी बनाता है. एंड द मर्जिंग कंपनीज cease to exist as separate entity. ये सेपरेट एंटिटी का जो एक दायित्व है, मतलब अलग अलग एंटिटी का जो एक मकसद है वो खो चुके हैं और एक नई एंटिटी बन गए हैं, दैट विल बी सी. तो जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलती है और एक नई कंपनी बनाती है जिसका लीगल एंटिटी न्यू लीगल एंटिटी है, और जो मर्जिंग कंपनी है वो खत्म हो जाती है और एक न्यू कंपनी की फॉर्मेशन होती है. नाउ इसके फायदे क्या है? हमने कितने टाइप्स के पढ़ लिए अमलगमेशन? अमलगमेशन बाय एब्जॉर्प्शन और अमलगमेशन थ्रू कंसोलिडेशन. नेक्स्ट इज इसके प्रॉफिट्स, इसके फायदे क्या क्या है? तो फायदे की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो इससे मार्केट शेयर इंक्रीज होता है. By merging with another company, new entity can increase its market share. अब आप सोच के देखना, अगर ए और बी मिलके एक थर्ड कंपनी बना रही है तो ए के पास भी अपने कस्टमर होंगे, एक मार्केट शेयर होगा, बी के पास भी अपने मार्केट शेयर होगा, कस्टमर होंगे, कुछ गुडविल होगी, ब्रांड वैल्यू होगी, और वो दोनों मिलके थर्ड कंपनी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेपरेट इन लोगों का जो मार्केट है वो मिलके एक थर्ड एंटिटी में बड़ा मार्केट शेयर ऑक्यूपाई हो जाएगा. देन कॉस्ट सेविंग, इसमें कॉस्ट की बचत होगी. क्यों? क्योंकि नई नई डेवलपमेंट्स आएंगी दोनों डिफरेंट कंपनीज के द्वारा. Amalgamation can lead to cost saving in research and development, production and marketing. मान लो ए कंपनी की अपनी अलग स्पेसिफिकेशन है, बी कंपनी की एक अलग स्पेसिफिकेशन है, और दोनों मिला के एक नई टाइप की स्पेसिफिकेशन को इन्वॉल्व कर रही है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बोल सकते हो जिसको, वो डिक्लाइन कर रही है. ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब है कि एक नए हेल्दी जो कंपटीशन ए और बी के बीच में था, जब वो दोनों ही मिल गई तो क्या एक तरीके से कंपटीशन कम हुआ? तो यस, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है. न्यू एंटिटी कैन गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय कंबाइनिंग द मर्जिंग कंपनीज रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड टेक्नोलॉजी. ग्रेटर एक्सेस टू कैपिटल, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है कैपिटल में, क्योंकि ए कंपनी का, बी कंपनी का, कोई और भी कंपनी है, सी कंपनी, इनका अलग अलग कैपिटल था तो वो एक नॉर्मल फॉर्मेट में काम कर रहा था. मान लो 50 लाख 50 लाख 50 लाख, तो अब ये कितना हो गया? 1 करोड़ 50 लाख. तो कहीं ना कहीं कैपिटल भी क्या हो गया? कैपिटल का इन्फ्यूजन हुआ और कैपिटल भी बढ़ गया. एमलगमेशन की वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, नॉट ओनली द कैपिटल बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि डेट है, इक्विटी है, टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट ब्रांड में हम लोग जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करने के लिए मिलते हैं. By doing amalgamation, company improves product diversification. Companies decrease their one market dependency. और मार्केट के ऊपर जो डिपेंड कर रहे थे वो एक तरीके से हमारी कमी दूर होगी, क्योंकि वो कंपनी अब हमारे साथ ही काम करेगी और हमारे साथ ही अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेगी. तो अब हमें किसी और कंपनी के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, हम खुद उसके ऊपर काम कर सकते
हैं, दैट विल बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके नुकसान क्या क्या है, तो जैसे कि आप लोगों ने मर्जर में नुकसान पड़े थे, अब देखो प्रॉफिट्स तो समझ आ गए ना, मार्केट शेयर बढ़ेगा दोनों लोगों का, कॉस्ट सेविंग कैसे कम होगी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिलेगा कैपिटल के और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं एक तरफ से इसके नुकसान की बात करूं तो दैट विल बी कल्चरल डिफरेंसेस। ए का कल्चर अलग था, बी का कल्चर अलग था, कभी कभी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, इसकी वजह से ए की स्ट्रैटेजीज अलग थी, बी की स्ट्रैटेजीज अलग थी, उनका अपने गोल को अचीव करने का तरीका अलग अलग था। तो कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकता है, ठीक है। तो merging companies may have different corporate culture leading to conflicts होंगे, वहां लड़ाई झगड़े होंगे और challenges भी होंगे। integration challenges, merging company जो merge हो रही है कंपनी वो फेस करेंगी, may face integration challenges such as aligning process, डिफरेंट टाइप के challenges भी फेस करने पड़ेंगे, systems, procedures, ठीक है। नाउ रेगुलेटरी हर्डल्स, कुछ न कुछ बाधाएं भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि अमलगमेशन में फेस रेगुलेटरी हर्डल्स such as obtaining necessary approval and complying with legal requirement। कभी कभी जब आप डिफरेंट टाइप की मार्केट के अंदर एंटर करते हो और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को लेकर के चलते हो तो वहाँ पे हर्डल्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ लीगल प्रोसीजर, लीगल प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट से। जॉब लॉसेस होंगे, मान लो एक कंपनी में डिफरेंट टाइप के वर्कर्स काम कर रहे थे बी, और जब ये दोनों मिलके एक सी कंपनी बन गई तो काफी एम्प्लॉयज का काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा होंगे और लोगों की रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ मैन पावर कम होगी, तो इसीलिए यहाँ पे मैन पावर का लॉस होगा। एन एम्प्लॉय में लॉस अ जॉब ड्यू टू इंटीग्रेशन प्रोसेस। नाउ डिक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात होती है तो उस केस में हमें कुछ फिक्स्ड या फॉर्मल आप कह सकते हो फॉर्मल अप्रोच को यूज करना पड़ता है, और फॉर्मल अप्रोच यूज होगी तो वहां पे फिक्स्ड अप्रोच को ज्यादा आप यूज करोगे एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल वन। तो मर्जर्स और अमलगमेशन की वजह से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी एंड एगिलिटी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंपटीशन, कंपटीशन भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा एनी हाउ। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये आपने कर लिया, कॉन्स को समझ लिया, नुकसान को समझ लिया, कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ अब ऐसा क्यों होता है कि हमें मर्जर की या अमलगमेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर, तो इनकी वजह से हमें क्या मर्जर या एक्विजिशन की जरूरत पड़ती है। मर्ज करो या अमलगमेशन करो इनेबल्स कंपनी टू डाइवर्सिफाई देयर ऑपरेशन एंड रीच नॉवल मार्केट, मार्केट में नया शेयर गेन अप करने के लिए, नए कस्टमर बनाने के लिए और कंपटीशन को रिमूव करने के लिए, कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए आप मर्जर या एमलगमेशन पे जाते हो। कमोडिटीज एंड कंज्यूमर, दिस अप्रोच नॉट ओनली रिड्यूसेस रिस्क, इस अप्रोच की वजह से आपका रिस्क कम होता है, ना केवल रिस्क बट ऑल्सो इससे आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है, क्योंकि ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, ए कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, यहाँ पे रिस्क कम था लेकिन ये क्या था, प्रॉफिट का ऑक्यूपेशन यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ प्रॉफिट कम था लेकिन लॉयल कस्टमर थे, तो इन दोनों को मिला करके हमने अमलगमेट कर दिया और उसकी वजह से सी कंपनी की जनरेशन हुई। और ये जो सी कंपनी है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इन दोनों के हर्डल्स को कम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स प्रोडक्ट को एक बनाने के लिए बात हुई। नाउ इसकी वजह से ये हमने बात कर ली। नाउ सिनर्जीज, कंबाइनिंग कॉर्पोरेशन, जब हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जोड़ते हैं, इनेबल्स द अचीवमेंट ऑफ सिनर्जीज रिजल्टिंग इन, इसकी वजह से कॉस्ट सेविंग होगी,
एफिशिएंसी इनहेंस होगी, नई नई इनोवेशन होगी, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप की अपनी ओपिनियन दे पाएंगे कंपनीज के मैनेजर, तो उस पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से काम होगा, वेस्टेज कम होगा, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगी. नाउ दीज गेन्स आर रियलाइज्ड थ्रू ऑपरेशंस, consolidations, elimination, redundant functions and रिसोर्स शेयरिंग. शेयर्स रिसोर्सेस क्या हो रही है, शेयर कर रही है. नाउ मार्केट शेयर बढ़ेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया. मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा, जब हम मर्ज करते हैं, एमलगमेट करते हैं, तो मार्केट शेयर बढ़ता है और नोवल एंटिटी सुपीरियर जो बार्गेनिंग वाली पावर है वो कस्टमर सप्लायर्स के बीच में ही आती है. नाउ एक्सेस टू नोवल टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पे आएंगी जब हम डिफरेंट टाइप के वेंचर्स को ले करके आते हैं. ऑल्सो कन्फर्स एक्सेस टू न्यू फैंगल टेक्नोलॉजी, मतलब नई नई टाइप की टेक्नोलॉजी को भी आप देखते हो. एंड नॉलेज विच कैन बी यूटिलाइज टू इम्प्रूव, ये हमारे प्रोडक्ट को बढ़ाने में, हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करने में, नई टाइप की क्रिएटिविटी लाने में भी मदद करते हैं. इम्प्रूविंग मार्केट शेयर और इनहेंस मार्केट शेयर एक ही पार्ट है. नेक्स्ट इज न्यू टैलेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, नए नए टैलेंट आएंगे, मर्जर एंड एमलगमेशन की वजह से मदद होगी और हम क्या कर पाएंगे, स्किल्ड वर्कर्स को लेकर आएंगे. इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव, इसकी वजह से एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को लेकर आया जाएगा. ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, लार्ज लेवल पे आप क्या कर पाओगे, काम को प्रोसेस कर पाओगे, वर्क को लेके आ पाओगे. नाउ मर्जिंग एंड एमलगमेशन लीड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बहुत ही हाई लेवल पे आप क्या कर रहे हो, मास प्रोडक्शन कर रहे हो. मास प्रोडक्शन ज़्यादा लेवल पे कर रहे हो तो सेल्स ज़्यादा हो रही है. ठीक है, सेल्स ज़्यादा हो रही है तो कॉस्ट कम हो रही है और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मार्केट में पोजीशन इंप्रूव होगी. ठीक है, मर्जिंग एंड एमलगमेशन इनहेंस, जो आप मर्ज कर रहे हो या एमलगमेट कर रहे हो, न्यू कंपनीज मार्केट पोजीशन, दिस लीड टू हायर रेवेन्यू, जिसकी वजह से आपकी इनकम वाला सोर्स बढ़ जाएगा, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी एंड ग्रेटर बार्गेनिंग लीवरेज विद क्लाइंट्स एंड सप्लायर, जो आपकी बार्गेनिंग पावर है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी. नई नई मार्केट्स, नई नई कमोडिटीज, नई नई पैटर्न को हम सीखने के लिए मिलेगा, जहां से हमारा रेवेन्यू और रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा. इनोवेशंस बढ़ेगी, वही क्रिएटिविटी, इट लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू क्रिएशंस, है ना. This can lead to the creation of new goods and service enhancement. Now faster implementation of new strategies, नई नई strategies को हम लोग यूज कर पाएंगे at that time. Merger और amalgamation की वजह से जो new strategies implement हुई है, जैसे कि अ कंपनी कैन एक्सपेंड टू द अफ्रीकन मार्केट, एक कंपनी अफ्रीका की मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहती है बाय एक्वायरिंग अदर कंपनीज, एट द सेम टाइम गेटिंग एन एस्टैब्लिश क्लाइंट बेस, उसको सब कुछ मिल रहा है, वो उसको टेक ओवर करके उस मार्केट के अंदर भी एंट्री ले सकती है. डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड वैल्यू एंड बेनिफिट, तो आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाओगे न्यू स्ट्रैटेजीज को. टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जो कंपनी है उनको टैक्स का बेनिफिट मिलता है बाय M&A, स्पेशली मूविंग टू द स्पेशली द टारगेट कंपनीज ऑपरेट इन स्ट्रैटेजिक. जब आप इस टाइप के लॉज के अंदर एंटर करते हो जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो उस केस के अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है. नाउ दैट विल बी द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी की रिकंस्ट्रक्शन.
तो कंपनी की रिकंस्ट्रक्शन का मतलब थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपका ये लेक्चर को कंबाइन कर देंगे दूसरे लेक्चर के साथ। तो आपका ये जो रिकंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है ये एक इंडिविजुअल लेक्चर बन जाएगा। नाउ रिकंस्ट्रक्शन इज द रेजुविनेशन ऑफ स्ट्रगलिंग बिजनेस। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बिजनेस बहुत ही अच्छे वे में काम कर रहा था। अब बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मुझे उस बिजनेस पे ज़्यादा इम्फेसाइज करना पड़ा, फोकस करना पड़ा। और उस फोकस की वजह से अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि उस फोकस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, उस बिजनेस को दोबारा से बना रही हूँ, रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। इट रिक्वायर, इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं कंपनी को। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, ऑपरेशंस आएंगे, मैनेजमेंट आएगा, फाइनेंसिंग आएंगे। इट एम टू रिस्टोर कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस, कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस को मेन तरीके से ब्रांड वैल्यू को क्या किया जाता है, इनहेंस किया जाता है। इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। मेन काम कंपनी का क्या है कि जो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है कंपनी, उसको क्या किया जाए, ठीक किया जाए। दिस कैन हैपन्स, ये देखो कब कब रिकंस्ट्रक्शन होता है। अब आप देखते हो ना रिकंस्ट्रक्शन वाला फेज, अगर लाइफ साइकिल की बात करो तो ये इंट्रोडक्शन वाला फेज है, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, पीक पॉइंट एंड देन डिक्लाइन। तो डिक्लाइन वाले फेज के अंदर अगर आप रीपोजिशनिंग, रीपोजिशनिंग या आप बोल सकते हो रिकंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो सेल्स गिर रही है तो गिरती चली जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जब सेल्स डाउन चली जाती है, कॉस्ट गो अप, कॉस्ट ऊपर चली जाती है। और जब कंपनी अच्छा खासा मैनेज नहीं कर रही होती तब रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कंपनी को फिर से काफी सारा पैसा लगाने के बाद कंपनी अपनी फिर फोस्फोरस वाली सिचुएशन में आ जाती है। स्ट्रैटेजिक रीओरिएंटेशन, कंपनी रिकंस्ट्रक्शन का जो मेन एम है टू रियलाइन दिस स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। वन क्रूशियल ऑब्जेक्टिव, जो मेन मकसद है इसका वो ये है कि रियलाइन करना द कंपनी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। द कंपनी में नेसेसिटेट शिफ्टिंग द कंपनी फोकस। कभी कभी क्या होता है ना, फोकस से भी आप भटक जाते हो, तो न्यू स्ट्रैटेजीज भी इम्प्लीमेंट करोगे तो वो रिकंस्ट्रक्शन में आएगा। जो आप पहले से इम्प्लीमेंट करे जा रहे हो चीजें और जिसकी वजह से आपका बिजनेस फोस्फोरस वे में नहीं चल रहा है, तो वो वाला भी आपका किस में आएगा, स्ट्रैटेजिक रिकंस्ट्रक्शन में आएगा ना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कंपनी रिकंस्ट्रक्शन का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाओ। तो एक तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़नी है ना। ऑपरेशनल मींस जो बेसिक फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, बेसिक फंक्शंस को। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि आपको इम्प्रूव करना है उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, आपको इम्प्रूव करना है उनकी स्ट्रैटेजीज को, ऑपरेशंस को, है ना। प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी, एलिमिनेट रिडंडेंसी, प्रोडक्टिविटी। रेप्यूटेशन एंड इमेज इन्हेंसमेंट। रेप्यूटेशन क्या होता है, रिपोजिशनिंग का भी मतलब आप समझते होंगे, जब ब्रांडिंग की दोबारा से वैल्यू की जाती है और रीपोजिशन किया जाता है मार्केट में, उसी को रिकंस्ट्रक्शन भी बोला गया है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है पूरी बिजनेस में चेंजेस लेके आओ, और पोजीशनिंग का मतलब प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के ब्रांड वैल्यू में, प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह में, इसके अंदर चेंजेस लेके आओ। तो रेप्यूटेशन इन्हेंसमेंट को फोकस किया जाता है और दिस इन्वॉल्व रीब्रांडिंग भी हो सकती है। इसमें पब्लिक के रिलेशनशिप को और इथिकल लीगल इश्यूज को भी इम्प्रूव करने की बात होती है। नाउ अब डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके टाइप्स कितने होते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। टाइप्स के बाद आपकी किसकी बात होती है, देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देन हम लोग डिसाइड करेंगे कि डिफरेंट टाइप की कॉस्टिंग को स्टडी करना, जिसमें टारगेट कॉस्टिंग, आप एबीसी कॉस्टिंग डिस्कस कर ली, टारगेट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, है ना, और आपका जस्ट इन टाइम, ये सारे के सारे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे।
तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। इसमें हम लोगों ने एमलगमेशन और मर्जर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टाइप के पॉइंट्स को कवर करने का मौका मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप लोगों को उसका रिवर्ट टाइमली मिल जाएगा। या तो फिर किस टाइप के आपको टॉपिक्स की रिकवरी की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।